नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम देख रहे हैं यूपीएससी सीएसई 2025 का जो एंथ्रोपोलॉजी का मेंस का पेपर हुआ है। ये पेपर 1 है। पेपर 1 का जो समय है 9 to आपको 12 मॉर्निंग में देखने को मिलेगा और ये जनरली संडे को होता है। जो लास्ट पेपर रहता है वो ऑप्शनल का रहता है। मेरा ऑप्शनल एंथ्रो है, तो ये आपको एंथ्रो का पेपर देखने को मिल रहा है। मार्क्स कितने हैं टोटल? 250 मार्क्स का पेपर आता है। 3 घंटे का समय है। ये आपको देखने को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन, आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। देयर आर 2 सेक्शंस, बोथ प्रिंटेड इन हिंदी एंड इंग्लिश। 8 क्वेश्चन के अंदर ये डिवाइडेड है। हर सेक्शन में आप देखोगे 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपका ऐसा है, लेट्स से सेक्शन ए, सेक्शन बी, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नीचे 1, 2, 3 एंड 4। तो जो ये वाला है, इसको यहाँ पर 5th, 6th, 7th, 8th भी कह सकते हो। तो फर्स्ट वाला कंपलसरी को पेपर रहता है, क्वेश्चन रहता है। एंड 5th वाला रिपीट, फर्स्ट वाला जो है कंपलसरी रहता है, 5th वाला कंपलसरी रहता है। आपको वो अटैम्प्ट करना ही है। ये 10 मार्कर रहता है, 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये भी 10 मार्कर रहता है, 5 क्वेश्चन इधर आते हैं। तो जैसे जीएस पेपर में 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे ये जो 2nd, 3rd, 4th और 6th, 7th, 8th बता रहा हूँ, इसका जो पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है? 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहते हैं। जो हो गया 20 और ये हो गया 30, टोटल हो गया 50। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन सभी ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे सेम पैटर्न पे। तो इसमें से आपको यहाँ से एटलीस्ट एक अटैम्प्ट करना है, यहाँ से एटलीस्ट एक अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और एक और, या तो फिर दूसरा जो है यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हो, या तो फिर दूसरा यहाँ से। तो उस हिसाब से कितना हो रहा है? एक कंपलसरी, 2nd कंपलसरी, 3rd यहाँ से आ गया, 4th यहाँ से आ गया, फिर 5वां आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को चूज़ करना रहता है, ठीक है। इस बार देख लेते हैं। इस बार ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 बहुत ही डिफ़िकल्ट उन्होंने बनाया है। जो प्रीवियस अगर हम देखें तो उसके कंपेयर में वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पेपर इन लास्ट 5 ईयर्स, या उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं अपन। तो एक बार आपको ओवरऑल बता देता हूँ। सेक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, यहाँ पे आ गया। सेक्शन बी, यहाँ पे आ गया 5th, ये 6th, 7th और ये 8th। पैटर्न कैसा है? 20, 15, 15, 20, 15, 15, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये सब सेम आपको यहाँ पे 20, 15, 15 वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। 20, 15 और 15। तो अब इसके अंदर आपको एक और बात याद रखनी है, जो 10 मार्कर है उसके लिए 2 पेज मिलते हैं, 15 मार्कर के लिए 3 पेज मिलते हैं, 20 मार्कर के लिए 4 पेज आपको भरना पड़ता है। अब लेट अस सी, इसको तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है 150 वर्ड। और इसके बाद में अगर बात करें तो 20 और 15 मार्कर के लिए ऐसा कोई वर्ड वगैरह तो इसकी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन फिर भी वही समझ लीजिए, 15 का बोले तो 250 वर्ड के आसपास आ जाएगा। ये 300 वर्ड के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन ये 250 वर्ड, 300, कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो राइटिंग और आपके पास में समय कितना है, आप कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हो, वो सब चीज़ें बहुत सारी उस पर डिपेंड करती है। चलो, ये हो गया हमारी बातचीत। अब लेट अस सी क्वेश्चन ए के अंदर मैंने कौन सा सेट लिया था और कौन सा बी के अंदर कौन सा सेट चूज़ किया था, ठीक है। सेक्शन ए में कंपलसरी आपको देखने को मिल रहा है 5 क्वेश्चन तो है ही। पहला वाला मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन ट्रेड्स। तो अब इसको मैंने किस तरीके से अटैम्प्ट किया था? मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन ट्रेड्स सभी को पता ही है किस तरीके से, सेग्रीगेशन, डोमिनेंस एंड सीड, दैट इज सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड डोमिनेंस। ये 3 आपको मेंडेलियन जो है प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे। जो इसे फॉलो करते हैं दे आर मेंडेलियन ट्रेड्स, जो फॉलो नहीं करते दे आर नॉन मेंडेलियन। तो आपको बहुत सारी ऐसी ABO ब्लड ग्रुप और ये सब जितने भी गुड जेनेटिक मार्कर्स, दे जनरली फॉलो द मेंडेलियन ट्रेड्स। और ये क्या होते हैं मेंडेलियन ट्रेड्स जो है आपको क्या बोल सकते हैं,
डिजीज़ जो होते हैं, डिजीज़ का इनहेरिटेंस पैटर्न, फैमिली पेडिग्री और ये सब जो एनालिसिस है उसके अंदर आपको हेल्प करते हुए देखने को मिलेगा। इवोल्यूशन में भी समझने में, और ये जो प्राइमेट इवोल्यूशन इसको सब समझने में हेल्प होता हुआ मिलेगा। ये तो उसका सिग्निफिकेंस आ गया। लेकिन ट्रेड्स की बात हो रही थी, तो ट्रेड्स हमने यहाँ पे देख लिए कौन कौन से जो मेंडेलियन को फॉलो करते हैं और जो नॉन मेंडेलियन फॉलो होते हैं, वो मतलब ये जो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, दे आर नॉन मेंडेलियन ट्रेड्स। तो मेंडेलियन के आपको एग्जांपल ऑलरेडी बता चुका हूँ। नॉन मेंडेलियन के आप देखोगे हाइट, वेट, IQ, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इस पर एनवायरनमेंट का भी रोल प्ले होता है। मेंडेलियन पे एनवायरनमेंट का रोल इतना प्ले नहीं होता है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद है थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पुरुम किनशिप सिस्टम। अब जो पुरुम है, कहा कि मणिपुर की है, ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है तारकचंद दास जो है, ये इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इन्होंने पुरुम के ऊपर स्टडी करी थी और पुरुम के जो किनशिप पैटर्न है उसके बारे में इन्होंने बताया था। ऑल दो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, क्योंकि मेरे तो मल्टीपल अटैम्प्ट हो रहे हैं। तो तारकचंद जी के बारे में कहीं ना कहीं एक बार उनकी जो खुद उनका तो मैंने नोट्स वगैरह निकाल के उनका जो पैटर्न था एक रेसिप्रोसिटी वाला, वो मैंने पढ़ा था। लेकिन एग्ज़ाम के पहले इस साल तो नहीं पढ़ा, तो मुझे इतना याद नहीं था। तारकचंद दास जनरलाइज रेसिप्रोसिटी इतना कुछ याद था थोड़ा बहुत, और मणिपुर पुरुम ट्राइब तो उतना उस हिसाब से मैंने कुछ कहीं ना कहीं अटेम्प्ट किया है। देन है ऑस्टियोडोंटो कैरेटिक, ऑस्टियो हड्डी, डोंटो डेंटल, कैरेटिक बोले तो जो सिंग वगैरह रहते हैं या फिर हॉर्न्स, उसको बोलते हैं ऑस्टोडोंटो कैरेटिक। एंड इट्स मेकर, इसके मेकर्स कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे इसके मेकर्स। ये रिसर्च किसने करी थी? रेमंड डार्ट। रेमंड डार्ट ने टोंग चाइल्ड और इधर उधर अलग अलग चीज़ें पैरेंथ्रोपस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे इन्होंने स्टडी करी थी। तो उन्होंने बताया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस साइन जो है, दे आर द दे हैव टू हैव अ कल्चर दैट इज़ ऑस्टियोडोंटो कैरेटिक, ठीक है। इसके अंदर आपको देखने को क्या क्या मिल जाएगा वो सब फिर आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कल्चर के बारे में आपने यहाँ पे बता ही दिया, इसके साथ में इसके मेकर्स के बारे में भी बता सकते हो। तो 2 पेज का रहता ही है, उस हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन कर देना। उसकी टोपोग्राफी क्या, उसके फीचर्स क्या, बोन कौन, ऑस्टियो में आपको क्या क्या मिल गया, बोन्स में, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। स्मेल एज अ सिग्नल अमॉन्ग नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, तो इसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री लोब्स के अंदर से आपको स्मेल्स का देखने को मिल जाएगा। इट इज़ अ सिग्नल अमॉन्ग नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। तो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स कौन कौन से हो गए बताओ? तो वही जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है, जैसे वही एप्स हो गए, मंकीज़ हो गए, प्रोसिमी हो गए, दे आर ऑल पार्ट ऑफ नॉन ह्यूमन। तो उनके लिए स्मेल जो है दे हैव अ क्रिटिकल रोल। अब आप इसको क्या है, फिर आपको बताना है कि भाई ऑल फैक्ट्री लोब्स किस तरीके से सिग्नल, एक स्पेशल सिग्नल रहती है वो मार्किंग करती है टेरिटरी। इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको और बता सकते हो इसके बारे में। और अगर कोई बाहर से कोई आ गया एकदम से, स्मेल आपको वेरी होते हुए मिल जाएगी, तो इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन के अंदर हेल्प करता है। इसके साथ में क्या होता है, उनकी जो एबिलिटी है सूंघने की और जो स्मेल करने की, वो एनरिच हो जाती है ऑल फैक्ट्री लोब्स के होने के कारण। और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइमेट इवॉल्व होता है वैसे वैसे ये कम होते जा रही है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। कल्चर एंड इस एम्बॉडीमेंट, अवतारण। अवतारण बोले तो आप अंदर अपने आप में उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, इम्बाइब कर रहे हो, दैट इज़ अवतारण, ठीक है। तो कल्चर एंड अवतारण, कल्चर आप पहले तो इंट्रोडक्शन आपको बताना है, ठीक है। ये चारों पाँचों में शायद मेरे बताना भूल गया। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन में जो पूछा है उसके बारे में ओवरऑल बताना है, जो जितने भी आपको चीज़ें आ रही है, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेते हुए चलना है। लेट्स से यहाँ पे कल्चर एंड एम्बॉडीमेंट का आपको बताया, क्वेश्चन पूछा है, तो कल्चर भी आना चाहिए उसके अंदर, एम्बॉडीमेंट भी आना चाहिए इंट्रोडक्शन के अंदर। तो कल्चर है, कल्चर एंड इट्स एम्बॉडीमेंट लीड्स टू कल्चरल सर्वाइवल एंड द डिफ्यूजन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, एज वेल एज इट हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ द कल्चर एज इट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इस तरीके से इंट्रोडक्शन कुछ हो सकता है। अब कल्चर के बारे में, फिर इंट्रोडक्शन के बारे में बाद में कल्चर के बारे में बता दो, उसका एग्जांपल दे दो, फोक सॉन्ग्स ये सब आ गए, मिथ्स वगैरह। फिर इसके साथ में एम्बॉडीमेंट कर लो कि किस तरीके से हम उसे एम्बॉडीमेंट करते हैं। एम्बॉडीमेंट बोले तो एनकल्चरेशन, किस तरीके से एनकल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन हमारा होता है।
उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम कल्चर को अपने एम्बॉडी का पार्ट बना रहे हैं, बॉडी का पार्ट बना रहे हैं। फिर उसके बाद में आप लिख लो किस तरीके से दोनों का रिलेवेंस है, सिग्निफिकेंस है, या दोनों किस तरीके से लिंकेजेस है। इस पे 2-3 पॉइंट आप लिख लो, 3-4 पॉइंट, और फिर उसके थोड़े बहुत अगर एग्जांपल कुछ आ जाए कहीं पे कुछ दे सकते हो तो। फिर इसके बाद में कंटेम्प्रेरी आपको एग्जांपल कुछ मिल जाए, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट, ठीक है, किस तरीके से कल्चर एम्बॉडीमेंट के अंदर वेरिएशंस आ रहा है, तो ये आप यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ये आपको पहला क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 5 देखने को मिल गया। अब आ जाओ सेक्शन बी के अंदर। ये कंपलसरी है इसलिए पहले करवा दे रहा हूँ। ठीक है, कंपलसरी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है 150 वर्ड्स, मल्टी स्पेसिस, मल्टी साइटेड, क्रिटिकल एथनोग्राफी, बहुजातीय, बहुस्थानीय, आलोचनात्मक, नृजातीय वर्णन। अब क्रिटिकल एथनोग्राफी की, एथनोग्राफी बोले तो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को पढ़ना, पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को स्टडी करना, दैट इज़ एथनोग्राफी। क्रिटिकल बोले तो आप उसके जो है अलग अलग तरीके से आप ये भी देख रहे हो क्या वो सही है, क्या वो गलत है, आपका जो पर्टिकुलर तरीका है क्या वो सही है, क्या वो गलत है, आलोचनात्मक। फिर मल्टी साइटेड बोले तो अलग अलग जगह से आप वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। बहुजातीय बोले तो मल्टी स्पीसीज जो है क्या बोल सकते, मल्टी स्पीसीज बोले तो आप वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट कर रहे हो। एक्चुअल में ये कभी पढ़ा नहीं है, ये जस्ट जो मुझे समझ में आया उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो ठीक है, मल्टी स्पेसीज हमने देख लिया, मल्टी साइटेड देख लिया और क्रिटिकल देख लिया। अभी आप तो पहले तो इंट्रो रख दे दो, इंट्रो में तीनों का कंबाइन, हाउ इट हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर किस तरीके से ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है, एंड रिफ्लेक्सिव एलिमेंट को लेके आता है काय के अंदर, एथनोग्राफी के अंदर, और रिसर्च एंड जो है क्या बोल सकते हैं मेथडोलॉजी के अंदर रिफ्लेक्सिव एलिमेंट लेके आ रहा है। रिफ्लेक्सिव बोले तो आप रिफ्लेक्स कर रहे हैं। ठीक है, मल्टी स्पीसीज के अंदर आप लिख सकते हो कि वही अलग अलग वैरायटी को आप यहाँ पे जहाँ तक है अलग अलग इंडिविजुअल या फिर अलग अलग सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, इस तरीके से कुछ ना कुछ आना चाहिए मल्टी स्पीसीज़ के अंदर। मल्टी साइटेड के अंदर आप देख रहे हो ट्रायंगुलेशन मेथड होता है। ट्रायंगुलेशन में क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर सोसाइटी को आप 3 जगह से पढ़ रहे हो, ताकि इससे ये हो कि जो बायसनेस है वो कम हो जाए। ये क्या हो गया, मल्टी साइटेड। इसके बाद है मल्टी स्पीसीज, मल्टी साइटेड, एंड इसके बाद में क्रिटिकल एथनोग्राफी। तो क्रिटिकल एथनोग्राफी बोले तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सिव एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, ये आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। देन है 5th का भी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ मेनोपॉज। ठीक है, अब मेनोपॉज का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या रहता है, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ये रहता है कि अब जो है जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जा रही है तो कहीं ना कहीं जो है वीमेन जो है वो अपने बच्चों के एनकल्चरेशन पे और उनके सोशलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर सकती है। ठीक है, जो उनके पास में बच्चे हो चुके हैं, ठीक है, अब नए बच्चे और ना लाते हुए, पैदा करते हुए, बर्थ करते हुए, वो जो है उनको ही स्ट्रॉन्ग एनकल्चर और सोशलाइज करने के ऊपर यहाँ पे प्रोसेस आपको देखने को मिल रही है। दैट इज़ 5th बी के अंदर इस तरीके से आपको एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन 5th सी फिशन ट्रैक डेटिंग मेथड एंड इस एप्लीकेशन। अब ये फिशन ट्रैक जो है, फिशन ट्रैक जो होती है वो होती है यूरेनियम के अंदर, लेकिन एक्चुअल में मैंने क्या करा यहाँ पे कार्बन 40 भी लिख दिया है, कार्बन 14 भी लिख दिया, आर्गन 40 भी लिख दिया, यूरेनियम 235 वाला भी लिख दिया। तो तीनों यहाँ पे मैंने कर दिए हैं। एप्लीकेशन तो बताइए है, लेकिन यहाँ पे फिशन ट्रैकिंग मेथड के अंदर 3 मैंने लिख दिए हैं। ऑल्दो यूरेनियम उसका जो है करेक्ट है। देखते हैं फिर क्या गड़बड़ तो हुई है मेरी वजह से तरफ से। तो फिशन ट्रैक, मेरे को लगा फिशन तो सभी में होता है, फिशन बोले तो कहीं ना कहीं जो टूट रहे एलिमेंट, तो नाइट्रोजन से जब कार्बन में आ रहे हो तो वो भी फिशन तो होता है, लेकिन यहाँ पे फिशन ट्रैक जो है स्पेसिफिकली यूरेनियम से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगी। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ह्यूमन इवोल्यूशन कहीं ना कहीं हमें
जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रियल, वो मदर से पासेज होता है, और मदर से पासेज हो रहा है तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम जो है इसके अंदर ह्यूमन इवोल्यूशन का जो कंटिन्यूटी है, क्योंकि ये सिर्फ मदर से ही आता है, मदर से पास हो रहा है मतलब, तो आपका जो हिरार्की है या फिर जो आपका इनहेरिटेंस है, तो आपके जो मदर कहाँ से आई थी, तो वो सिग्निफिकेंस आपको सॉरी उस हिसाब से आपको इवोल्यूशन पैटर्न देखने को मिलता है। प्राइमेट इवोल्यूशन, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस, इस सब जगह पे आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रोल देखने को मिलेगा। फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीजेज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डेविड बार्कर। अब डेविड बार्कर का तो कोई नामो निशान पता नहीं अपने को, तो लेट अस सी फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीजेज। तो वही है कि बहुत सारी जो एडल्ट डिजीजेज होती है, दे आर नॉट, मुझे देखो इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो जो अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो है मैंने जो लिखा है उस हिसाब से, ये मॉडल आंसर नहीं है, जो एग्ज़ाम में हमारा दिमाग चलता है उस हिसाब से ये आंसर्स है। फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीजेज बोले तो एडल्ट डिजीजेज जो है दे आर नॉट डेवलप इन द एडल्ट स्टेज, वो है बचपन से ही आपको उसके कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, कोई ना कोई वहाँ पे जेनेटिक फैक्टर है दैट इज़ बीन प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल। तो वही है कि कहीं ना कहीं जेनेटिक आपको उसके जीन्स या फिर जेनेटिक एस्पेक्ट देखने को मिल जाएगा, कोई भी एडल्ट डिजीज़ का आपको बचपन से ही, जन्म से ही देखने को मिलेगा। और कंट्रीब्यूशन ऑफ डेविड बेकर मुझे नहीं आइडिया, लेकिन कहीं ना कहीं डेविड बेकर ने इसी के ऊपर काम किया, ऐसा मैं लिख के आ गया। तो इस तरीके से डेविड बेकर की किस तरीके से फीटल ऑरिजिन होता है, इसके अलावा अलग अलग जो है एडल्ट डिजीज़ को इन्होंने पढ़ा है, एनालिसिस किया है, वो सब चीज़ें इसके अंदर मैं लिख के आया हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, पाँचवा क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ये दीज आर ऑल कंपलसरी क्वेश्चंस। अब इसके बाद में देखते हैं कौन सा मैंने सेक्शन के अंदर से कौन सा क्वेश्चन चूज़ किया और कौन सा नहीं चूज़ किया। अब जहाँ जहाँ पे आपको टिक लगा हुआ मिल रहा है वो मेरा चूज़ किया हुआ है, ये जैसे थर्ड है, थर्ड बी, थर्ड सी। इसके बाद है 7th ABC, 6th ABC, 7th वाला नहीं है, और फिर है 8 वाला। अब लेट अस सी कि मैंने सेकंड वाले को चूज़ क्यों नहीं करा। डिस्कस द मायोसिन होमिनॉइड रिमेन्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन इवोल्यूशन। तो होमिनॉइड जो थे, होमिनॉइड बोले तो जो अर्ली प्राइमेट्स आप कह लीजिए ह्यूमन के ऊपर वाले, तो मायोसिन के समय पे 2.25 मिलियन ईयर एगो से 6.5, एक्चुअल में एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, 25 6.5 के आसपास ये आपको मायोसिन देखने को मिलेगा। उसके बाद में आ जाता है प्लियोसिन, उसके बाद में प्लिस्टोसिन। ठीक है, चलो जान दो, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, उनके रिमेन्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, तो मेरे को 2-4 ही पता था, ओमोमिडे, एडापिडे, लार्सिडे, ये जो 5 आपको ब्रॉड देखने को मिलेगी, दीज आर ऑल मायोसिन होमिनॉइड। उनका सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा सा 4 पेज लिखने में पानी आ जाता है ठीक है भाई, पसीना आ जाए, 4 पेज लिखना पड़ता है। देन इसके बाद है, तो इतना आइडिया नहीं था। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिंबॉलिक अप्रोच ऑफ क्लिफर्ड गिट्स एंड विक्टर टर्नर टू अंडरस्टैंड कल्चर। अब जो विक्टर टर्नर और क्लिफर्ड गिट्स सिंबॉलिक अप्रोच जो थी, कंपेयर कर सकता था मैं। ठीक है, गिट्स का यहाँ पे आ जाएगा नेडेम्बू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कॉकफाइट आ जाएगी, वो सब है। और फिर यहाँ पे यहाँ पे इंटरप्रेटिज्म आ जाएगा, यहाँ पे सिंबॉलिज्म आ जाएगा। फिर इसके साथ में यहाँ पे है दीज आर द, ये बोलता है कि दीज आर व्हीकल्स ऑफ कल्चर, सिम्बॉल्स आर द व्हीकल्स ऑफ कल्चर। ये बोलता है सिम्बॉल्स आर द ड्राइवर्स, ऐसा कुछ व्हीकल, हाँ। तो इस तरीके से ऐसा इनका कुछ दोनों के बीच में अभी आपको वो डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर भी लिखा जा सकता था ये, ऐसा कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। देन हाउ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज इंटीग्रेटेड विथ इकोलॉजी एंड अडेप्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव ऑफ द बायोकल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। हाउ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज इंटीग्रेटेड विथ इकोलॉजिकल एंड अडेप्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव ऑफ बायोकल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। बायोकल्चरल के अंदर एक आता है इकोलॉजिकल एंड अडेप्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव। तो हाउ इट इज़ इंटीग्रेटेड विथ पॉलिटिकल इकोनॉमी, भाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो अवॉइड किया मैंने तो इसको। देन है
थर्ड वाला देख लेते, थर्ड ए, हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी। ओके, किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजिस्ट असेस करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब ये भी मेरे को पता नहीं था। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरसेक्शनलिटी ऑफ इकोलॉजी, कल्चर एंड सोशल इक्वलिटी इन द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो इंटरसेक्शनलिटी ऑफ इकोलॉजी, कल्चर एंड सोशल इनइक्वालिटी इन द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पे पॉल फार्मर की हैथी की स्टडी आ गई, और भी ऐसी जो आपको ऑस्कर लेविस की सब कल्चर ऑफ पावर्टी आपको देखने को मिल जाएगा, हाउ सोशल इनइक्वालिटी की एक कल्चर बन जाता है। फिर इसके साथ में इकोलॉजी और कल्चर का जो आएगा उसके अंदर आएगा रॉय रॉपरपोर्ट का काम आ जाएगा। रॉय रॉपरपोर्ट के अंदर जो आता है वो आता है कि कॉग्नाइज इन्वायरमेंट और रियल इन्वायरमेंट, कॉग्नाइज इन्वायरमेंट, रियल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सेम्बाका मरीन वाली आती है वो। ठीक है, कहीं ना कहीं वो स्पिरिट्स और ये सब कि एक्चुअल में उनको क्या जो है वो फ्लाइज वगैरह काटती है, लेकिन उनको लगता है कि स्पिरिट्स के कारण उन्हें डिसीज़ हुई है। तो हाउ इकोलॉजी हैज़ प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द और मतलब हाउ इकोलॉजी एंड कल्चर कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन करते रहते हैं, आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में जो पहला पार्ट था दैट हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी, तो वही है कि क्या बोलते फील्ड वर्क, इस तरीके से कई मैंने तो लिखा है फील्ड वर्क स्ट्रेटजी। और फिर उसके साथ में पहले बात तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव, मल्टीडिसिप्लिनरी तरीके से उनका जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम देखने की कोशिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, नॉट फ्रॉम द न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव बट अलॉन्ग विथ वेरियस अदर सोशियो कल्चरल फैक्टर विच आर प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ में और क्या क्या आपको जो है फैक्टर्स अलाइन होते हुए मिलेंगे। इसके अंदर फिर पोषण जो है शायद पोषण का एग्जांपल दिया था मैंने। ओके, ये हो गया 20 मार्क वाला, मतलब 4 पेज भरने पड़े इसमें। क्रिटिकली एग्जामाइन द ड्रॉबैक्स इन अज्यूमिंग कल्चर एज एन integrated closed system in understanding the contemporary societies. Critically examine the drawbacks in assuming culture as an integrated close. अगर आपको कल्चर को एकीकृत बंद बोले तो इंटीग्रेटेड क्लोज, ऐसा सिस्टम जो क्लोज है वैसा सिस्टम समझ के रखोगे तो इसके नुकसान क्या क्या है। तो पहले तो ये बताओ व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड रोल, व्हाट इज़ कल्चर। फिर कल्चर बताओ हाउ कल्चर कैन बी इंटीग्रेटेड क्लोज। ठीक है, बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, उसका एक सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है और कल्चर जो इवॉल्व नहीं हो रहा, कल्चर वैसा कि वैसा आपको सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। ना बाहर से कुछ ले रहा है, ना डिफ्यूजन इनटेक हो रहा है, ना आउटटेक हो रहा है, एज एन इंटीग्रेटेड क्लोज सिस्टम। तो इसके क्या है, अगर इसके अंदर मतलब कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में आप ऐसा समझ के रखोगे कि किसी बाहर चीज़ का इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रहा है, तो इससे क्या ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक ये है कि आप डायनामिक एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं छूट रहे हो। डायनामिक एस्पेक्ट जो हैं वो आपके छूटते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, ये सब जो चीज़ें हो रही है, मॉडर्नाइजेशन, इसको आपको छूटते जा रहे हैं। आप लिक्विड मॉडर्निटी वाला जो एस्पेक्ट्स है, जिगमंड मोमेंट वाला, उसको भी छोड़ रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, इसके आपको रियल लाइफ जो कल्चर के अंदर जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं वो आप समझ नहीं पाओगे। और क्या है, एवरी ग्लोबलाइजेशन को क्या बोला है, जगरनॉट बोला है। किसने बोला है, जगरनाथ बोला था। एवरीथिंग विच इज़ कमिंग इन इट्स पाथ कैन बी चेंज। जो भी जगन्नाथ का जो रथ है वो हर चीज़ को परिवर्तित कर देता है जो उसके रास्ते में आती है। तो वैसे ही क्या है, एंथनी गिडन्स ने क्या बोला, ग्लोबलाइजेशन को जगरनॉट। तो ये क्या कर रहा है, जगरनॉट के कारण क्या हो रहा है, कल्चर को भी इम्पैक्ट हो रहा है, हर जगह का कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, कल्चर की जो एक्चुअल प्रेजेंट कंडीशन है उसे नहीं समझ में आएंगे। फिर उसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर कुछ ब्रेकडाउन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल जैसे अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, हेट्रोनॉर्मेटिव से होमोनॉर्मेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। हेट्रोनॉर्मेटिव बोले तो मेल फीमेल के बदले मेल मेल, फीमेल फीमेल, इस तरीके की चीज़ें आगे आ रही है। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स आपको पहले बताना, मतलब इसके अंदर बताना था। अब है डिफरेंशिएट बिटवीन पेडिग्री एंड जीनोलॉजिकल एनालिसिस, डिस्कस द हिस्ट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़। ठीक है, तो पेडिग्री के अंदर तो आप फैमिली चार्ट बनाते हो, वो आपको एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा फैमिली चार्ट। जीनोलॉजिकल में फैमिली चार्ट के अलावा जो है रिलेशन और बड़ा लेवल पे आपको ये देखने को मिलेगा। क्या क्या इसके अंदर आपको क्या बोल सकते हैं, अफिनल ट्रेंड्स, अफिनल एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, इसके साथ में जो कॉन्जेनिटल एलिमेंट भी आ जाएंगे। आपके जो खुद के इनहेरिटेंस है वो आएगा, इसके साथ में जो नई नई शादियाँ हो रही है
नहीं नहीं नहीं, मतलब जो अफिनल रिलेशन है, मैरिज बेस्ड जो रिलेशन है कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ कहाँ से आ रही है, तो उसको ट्रेस करने के अंदर जीनोलॉजिकल और पेडिग्री अलग अलग लेवल पे डिग्री यूज़ होते हैं। और भी इसके बाद में इनहेरिटेंस पैटर्न, मेंडेलियन पैटर्न, ट्रेड्स वगैरह ये सब के अंदर जेनेटिक मार्कर को समझने में, डिजीज़ पैटर्न, सेक्स इनहेरिटेंस, सेक्सुअल जो डिसीज़ वगैरह हो गई या फिर जो भी है वो, और क्या बोल सकते हैं क्रोमोसोमल डिसीज़, वो सब इसके थ्रू समझ में आ सकती हैं। डिस्कस द हिस्ट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़। अब पेडिग्री जो है, पेडिग्री तो यार इतना नॉलेज नहीं है मुझे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जीनोलॉजिकल जो है, जीनोलॉजिकल आप देखोगे मॉर्गन ने यूज़ किया था एरोक्विस के ऊपर, ठीक है। मॉर्गन के बाद में रिवर्स ने यूज़ किया था, और जीनोलॉजिकल जो है अप्रोच यही जो है तारकचंद दास ने यूज़ किया था। तारकचंद दास, जो अभी हमने पुरुम देखा ना, पुरुम जो पहला क्वेश्चन था वो, वहाँ पे मैं शायद बताना भूल गया, दैट इज़ जीनोलॉजिकल एनालिसिस। उन्होंने क्या करा था, एक व्यक्ति के कितने कहाँ से रिलेशन आए हैं, कहाँ से उनका इंटरलिंकेजेस है, तो उन्होंने ये सब जीनोलॉजिकल अप्रोच बताई थी। फिर उन्होंने बोला था कि वहीं की वहीं सब घूम घूम के ऐसा आ रहा है किनशिप पैटर्न, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उनका पर्सपेक्टिव था। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको देखने को मिल जा रहा है, जीनोलॉजिकल एनालिसिस का हिस्ट्री देखने को मिल गया। एप्लीकेशन तो अपन बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग में, जेनेटिक स्क्रीनिंग में, और जो भी है। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड्स अ मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, एलुसिडेट। Anthropology provide a multidimensional understanding of human beings by bridging the gap between science and humanities. साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के बीच में जो गैप आ रहा है उसको मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स के थ्रू हो सकता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन मोस्टेरियन टूल ट्रेडिशन। मोस्टेरियन बोले तो होमो इरेक्टस का टूल ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगा। सेंट मोस्टर, फ्रांस, कहीं ना कहीं वहाँ से स्टार्ट हुआ था मोस्टेरियन कल्चर, सॉरी मोस्टेरियन टूल ट्रेडिशन, मोस्टेरियन कल्चर, एमएस मेकर्स। तो इसके बारे में बताना है, ठीक है। इतना होता तो जैसे कोई अच्छा क्वेश्चन इसके साथ में होता तो कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता था, लेकिन फिर इसको भी अटैम्प्ट ये छोटी की दिया। जेम्स फ्रेजर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एलुसिडेट द प्लेस ऑफ रिलीजन इन मॉडर्निटी, ठीक है। अब ये भी जो है जेम्स फ्रेजर वाला क्वेश्चन यहाँ तक तो सही है, लेकिन एलुसिडेट द प्लेस ऑफ रिलीजन इन मॉडर्निटी, तो कहीं ना कहीं मॉडर्निटी में इनका प्लेस क्या हो रहा है, साइंस के साथ में रिप्लेस किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता है। ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, ठीक है, लेट इट बी अवॉइडेड। अब ये छठवां क्वेश्चन मैंने करा है, मतलब यहाँ से सेक्शन ए में से सिर्फ परमानेंट वो कंपलसरी वाले फर्स्ट को छोड़ के थर्ड वाला ही हुआ है, तो अब यहाँ पीछे वाले में से मुझे 2 करना पड़ेगा। छठवा देखते हैं, अनुवांशिक मार्कर क्या होते हैं, जेनेटिक मार्कर्स। तो भाई ये स्टेबल रहते हैं, फॉलो होते हैं जेनेटिक पैटर्न के थ्रू, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा इसके अंदर तो बहुत अच्छा लिख दिया। डिस्कस देयर एप्लीकेशन इन अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन वेरिएशन, डिजीज एसोसिएशन एंड फॉरेंसिक। किस तरीके से उनका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। अब देखो इसके अंदर क्या पूछा है, 3 चीज़ें पूछी है, अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन वेरिएशन, डिजीज़ एसोसिएशन एंड फॉरेंसिक। तो ए, ये बी, ये सी, 3 जगह पे आप वही की वही कहीं ना कहीं, मतलब एक पॉपुलेशन वेरिएशन उठाओ, उसके ऊपर 4-5 पॉइंट लिख दो, डिजीज एसोसिएशन उठाया, उसके ऊपर 4-5 पॉइंट लिख दिया, फॉरेंसिक के ऊपर 4-5 पॉइंट लिख दिया। तो इससे क्या हो गया, जेनेटिक मार्कर्स। जेनेटिक मार्कर्स के अंदर आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप, RH, और फिर उसके साथ में फिर ट्रांसफरेंस, उसके साथ में सीरम प्रोटीन्स हो गए, फिर G6PD, PDD, सॉरी G6PD, और फिर और क्या होता है, ट्रांसफरिन हो गया, फिर इसके साथ में HLA प्रोटीन हो गया। ये सब आपको इसके जेनेटिक मार्कर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो डिजीज़ एसोसिएशन बोले तो किस तरीके से हम मलेरिया के साथ में डिजीज़ एसोसिएशन देखने को आपको मिल जाएगा। G6PD के साथ में आपको मलेरिया का एसोसिएशन देखने को मिल जाएगा। फॉरेंसिक का तो हम कहीं ना कहीं जेनेटिक मार्कर से जो है क्या बोल सकते हैं, फॉरेंसिक के अंदर पेरेंट डिस्प्यूट्स, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स के अंदर यूज़ हो सकता है, और दूसरी जगह पे उसका यूज़ हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन वेरिएशन, पॉपुलेशन वेरिएशन, हो पॉपुलेशन वेरिएशन,
ठीक है, वही पॉपुलेशन वेरिएशन आपको किस तरीके से फ्रीक्वेंसी अलग अलग जेनेटिक मार्कर्स की अलग अलग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 6 का भी, द एजेंडा ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बिकेम मोर साइंटिफिक फ्रॉम द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। ओके, द एजेंडा ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बिकम मोर साइंटिफिक फ्रॉम द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। वाई? बिकॉज जो था पहले जो था वो फिजिकल था, फिजिकल से एंथ्रोपोलॉजी काय में आ गया, बायोलॉजी के अंदर। अब क्यों यहाँ पे जो है मेंडेलियन आने लग गया, मेंडल का प्रिंसिपल फॉलो होने लग गया 20th सेंचुरी के बीच से, बोले तो 1950 के आसपास से मेंडेलियन प्रिंसिपल 1900 से ही फॉलो हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद में जो सिंथेटिक थ्योरी आई, सिंथेटिक थ्योरी के अंदर आप देखोगे अलग अलग चीज़ें आने लग गई। ब्लड ग्रुप आ गया, ब्लड ग्रुप के साथ में, हालांकि शायद लिखा नहीं मैंने ब्लड ग्रुप वाला एस्पेक्ट, इसके साथ में अर्नेस्ट मेयर आ गए, फिर इसके साथ में सेवल राइट्स आ गया, सेवल राइट्स वाला जो जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला है। फिर हैकल भी शायद नहीं लिखा, और भी ऐसे आपको म्यूटेशन देखने को मिलेगा, डी वरीज देखने को मिल जाएगा जो म्यूटेशन की थ्योरी देते हैं, नेचुरल सिलेक्शन वाला कहीं ना कहीं आपको एक लिखी थी मैंने नेचुरल सिलेक्शन कहीं, तो भी वो पर्सन का नाम भूल रहा हूँ मैं अभी। तो ये जो है इस तरीके से क्या बोलते हैं, इतने सारे एस्पेक्ट्स आ गए, देयरफॉर वहाँ पे कहीं है क्या बोल सकते हैं, इट हैज़ बिकम मोर साइंटिफिक, है ना। जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन क्रोमोसोमल के बारे में पता चलने लग गया। देन उसके बाद में वी हैव अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव म्यूटेशन वाला आ गया, इंटरब्रीडिंग, हाँ, और फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, बॉटलनेक पॉपुलेशन, और फिर इसके साथ में मेंडेलियन जो है ब्लड सिस्टम, RBO, RH, ABO, RH, HLA प्रोटीन, शायद HLA तो लिखा नहीं वैसे मैंने। इस तरीके से आप देखोगे कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस होने लग गया, देयरफॉर इट हैज़ बिकम मोर साइंटिफिक। ठीक है, इसके बाद में 6C के अंदर देखे, डिस्क्राइब ब्रीफली द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी टू एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है, अब ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन इसको सैफिर-वॉर्फ के थ्रू मैंने समझा दिया। ठीक है, सैफिर-वॉर्फ क्या बोलता है, सैफिर-वॉर्फ एनालिसिस बोलता है कि हाउ योर लैंग्वेज टर्न्स, हाउ लैंग्वेज डिफाइन योर पर्सपेक्टिव, डिफाइन योर थॉट एंड हाउ यू लुक एट द सोसाइटी। आपका जो कल्चर है, आपका जो पैटर्न है, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश, या फिर इट इज़ जनरली मॉडिफाइड बाय द लैंग्वेज। लैंग्वेज प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन क्रिएशन ऑफ योर कल्चर। तो ये जितना भी सैफिर-वॉर्फ आ गया। फिर इसके साथ में वॉर्फ का जो बुक थी, वॉर्फ की बुक थी RL लतार, दैट इज़ लैंग्वेज थॉट एंड रियलिटी, 1940 के अंदर आई थी। अब ये जो है इस बार मैंने पढ़ा नहीं था, पहले का ही पढ़ा हुआ ही है, वॉर्फ की लैंग्वेज थॉट एंड रियलिटी। तो इसकी जो बुक है वॉर्फ की बुक के अंदर लैंग्वेज किस तरीके से थॉट को करती है और थॉट किस तरीके से रियलिटी को अफेक्ट करते हैं, ये इन्होंने इसके अंदर बुक के अंदर बताया था। इसके अंदर अपन लिख सकते हैं जूनी टाइम वाला एक कॉन्सेप्ट आता है कि किस तरीके से उनके बारे में पता ही नहीं रहता कि टाइम का कुछ टाइम भी कुछ रहता है। तो इस तरीके से वॉर्फ आ गया। इसके साथ में लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी टू रिलेशन बिटवीन कल्चर, लैंग्वेज एंड थॉट, कल्चर, लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है, तो ये कल्चरल, ये जो होता है ये होता है कल्चरल रिलेटिविटी। वैसे ये होता है कल्चरल एक्सट्रीमिटी, या फिर कल्चरल क्या बोल सकते हैं। और भी स्टीवन पिंकर का भी आपको एक देखने को मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। अभी मैं भूल रहा हूँ जरा सा, एकदम से याद नहीं आ पा रहा है। स्टीवन पिंकर आ गया। और भी एक बहुत बड़े जो स्कॉलर है वो बोलते हैं कि लैंग्वेज एट द सेंटर, उनका नाम एग्ज़ाम में भी भूल गया था, मैं लिख नहीं पाया, तो चल आना चाहिए था। फिर उसके बाद में फिर मैंने लिखा हाउ द लेटेस्ट फिनोमिना ऑफ बायलिंगुअलिज्म, ट्राइलिंगुअलिज्म या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म एंड कोड स्विचिंग दैट हैज़ बीन डिफाइंड बाय जॉन गुम्पर्ज। अब जॉन गुम्पर्ज जो इन्होंने जो है क्या बोल सकते हैं ये जो है बायलिंगुअलिज्म, ट्राइलिंगुअलिज्म का बताया किस तरीके से हमारा थॉट पैटर्न बदल रहा है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, ठीक है, हम पहले हिंदी में बात करते थे, अब इंग्लिश में हो गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं इंग्लिश वाले एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसके हमारा जो सोसाइटी को देखने का वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न और ये सब चीज़ों को कल्चर कहीं ना कहीं इसके साथ में हमारे आते जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में लैंग्वेज थॉट एंड लैंग्वेज कल्चर, तो इसके साथ में स्ट्रक्चरलिज्म वाला ऑफ
रिस्ट्रक्चरलिज्म ऑफ क्लाउडे लेवी-स्ट्रॉस, वो भी आपको देखने को मिलेगा। हाउ द मेंटल स्ट्रक्चर, हाउ द थॉट पैटर्न जनरली अफेक्ट द कल्चर, और वो थॉट पैटर्न आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? थॉट पैटर्न आपको लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, मिथ मेकिंग वाला जो एक्सरसाइज आपको लेवी-स्ट्रॉस के स्ट्रक्चरलिज्म में देखने को मिलेगा। जो मेंटल स्ट्रक्चर है इट इज़ जनरली रिफ्लेक्टेड इन द सोशल स्ट्रक्चर, ये बोला लेवी-स्ट्रॉस ने। अब ये लिखा इतना खतरनाक मैंने है कि नहीं याद है नहीं मुझे, लेकिन ये सब लिखा तो उनका मेंशन किया है। इसके भी पहले शुरुआत मैंने कहाँ से करी थी? रॉबर्ट जैकबसन से। रॉबर्ट जैकबसन क्या बोलते हैं? रॉबर्ट जैकबसन बोलते हैं हाँ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल कि किस तरीके से लिंग्विस्ट का जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है दैट इज़ कहीं ना कहीं वो कल्चर को बताता है इस तरीके से। रॉबर्ट जैकबसन का मैंने कर दिया। फिर इसके बाद में सॉसर जो थे, सॉसर ने लाया था बाइनरी अपोजिशन, किस तरीके से ह्यूमन थॉट हैज़ बीन जनरली उसके अंदर सोचता है। अब ये यहाँ पे यूज़ होगा नहीं होगा उतना सोचा नहीं, अपन ने तो लिख दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशन है कल्चर थॉट एंड इसके अंदर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी टू एक्सप्लेन द रिलेशन। फिर स्ट्रक्चरलिज्म आ गया। सेफिर वॉल्फ हाइपोथेसिस बता दी आपको मैंने। लतार का वॉर्फ की बुक बता दी। इसके साथ में स्टीवन पिंकर का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इसके साथ में जॉन कुम्पर्स का आ गया। और फिर हाँ और कुछ लिखा है क्या? नहीं, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये जो है ABC छठवा वाला, ये इस तरीके से मैंने कर दिया। अब सेवन्थ वाला जो है इसको हटाया, क्यों हटाया? हाउ द स्टडी ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ मैरिज लीड टू रीथिंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिप्रोडक्शन, किनशिप एंड फैमिली। हाउ द स्टडी ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ मैरिज के फॉर्म के अंदर वेरिएशन आ रहा है, इट हैज़ लेड टू रीथिंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिप्रोडक्शन, किनशिप एंड फैमिली। ठीक है भाई, मुश्किल है, खतरनाक क्वेश्चन है ये, तो समझ में भी नहीं आ रहा है। What are the major theories proposed in the support of the origin of food production? How the change in subsistence economy brought revolution during this period? ठीक है, तो थ्योरीज मुझे पता नहीं थी, बाकी ये पीछे वाला तो पता था, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी ने किस तरीके से रिवॉल्यूशन लाया है ना। तो ये तो अपन दे देते बत्ती, लेकिन मेजर थ्योरीज कहीं ना कहीं नहीं पता है फूड प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, फिर वो अपन मन से डिराइव कर करके लिखे, वो इतने मार्क्स मे और मे नॉट भी लेके आए, मतलब देते वो। क्रिटिकली डिस्कस द सेंट्रलिटी ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इन द नैरेटिव ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, तो ये तो एकदम से बहुत बेहतरीन हो सकता था, लेकिन अवॉइड बिकॉज ऊपर ही हमारे 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन तो नहीं हो पा रहा था। अब ये 8A, डिस्कस द थ्योरी ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म आर रिलेवेंट इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। अब देखो एक्चुअल में क्या होगा, मेरे पास में 24 मिनट बचे और पूरा के पूरा ये सेक्शन था, तो 8-8 मिनट उस हिसाब से सोचा मैंने देने का। लेकिन अब देख लो कितने 5 पेज भरने, सॉरी यहाँ पे आपको 10 पेज भरने पड़ेंगे। यहाँ पे 4 + 3 और कितने मिनट में? 24 के अंदर, तो 8 या 24, तो 3 मिनट में 1 पेज, इतना पॉसिबल था क्या? लेट अस सी। थ्योरीज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, तो इसके अंदर तो अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज्म तो बेहतरीन है, तो उसके अंदर तो फिर खतरनाक दे दिया, पॉलीवोकलिटी, फिर इसके साथ में एंटी मेटा नैरेटिव इसके साथ में, और जो भी है वो सब जो उसके प्रपोनेंट थे जेम्स क्लिफर्ड और कौन है जो है पावर का रोल बताने वाले फूको। ठीक है, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, तो इन्होंने क्या बोला है कि हाउ पोस्ट मॉडर्निज्म बोलता है रियल ट्रुथ नहीं है, ये जो है लिखा जो गया है इसको डीकंस्ट्रक्ट होना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिस्कोर्सेज आ रहा है, मल्टीपल सबअल्टर्न व्यूज़ राइज हो रहे हैं। सबअल्टर्न में बोले तो ट्राइबल के पर्सपेक्टिव को प्रायोरिटाइज देते जा रहे हैं। इसके साथ में जो दलित के नाम का दलित को प्रायोरिटी मिल रही है। फॉर एग्जांपल गेल ऑम्बेट का वर्क हो गया। ठीक है, ये गेल ऑम्बेट क्या है? दलित आइडेंटिटी को राइज कर रही है, ट्राइबल के पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। ट्राइबल पर्सपेक्टिव कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है? क्या बोल सकते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपको FRA के थ्रू देखने को मिल रहा है ट्राइबल पर्सपेक्टिव। और भी फिर इन प्रमोटिंग एन एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज कम्युनिटी, और एम्पावरमेंट किस तरीके से हो रहा है? एम्पावरमेंट इस तरीके से हो रहा है, पावर का जो रोल है, रोल ऑफ पावर इन सब्जेक्ट क्रिएशन डिस्कोर्सेज, उसके अंदर आपको समझ में आता है। तो अब यहाँ पे क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म एंटी मेटा नैरेटिव के अगेंस्ट बात करता है कि ऐसा कोई रियलिटी है ही नहीं, देयर आर वेरियस पर्सपेक्टिव टू लुक एट द थिंग्स। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये है, सबको एजेंसी प्रोवाइड करता है। सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको वो तो नहीं, मतलब जैसे एजेंसी प्रोवाइड करता है, और क्या जो है एम्पावरमेंट करता है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। ठीक है, लिखा तो था अच्छा,
देन इसके बाद में जीनोम वाइड डिसीज एसोसिएशन स्टडीज़ ग्वास एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड डिजीज डिस्कस। अब इतना कुछ पता तो नहीं है ग्वास के बारे में, लेकिन जीनोम वाइड डिसीज एसोसिएशन, ठीक है। जीनोम वाइड बोले तो आपका पूरा जीनोम के अंदर डिसीज़ का एसोसिएशन की स्टडीज़ हम कर रहे हैं। इससे हमारा क्या हो जाएगा, एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज एंड हेल्थ। तो पहले तो ग्वास के ऊपर अपन बता दो कि किस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, शायद मैंने लिखा है या नहीं लिखा है पता नहीं, ठीक है। तो पहला तो बता दो, इंट्रोडक्शन हमारा कर लिया है, थोड़ा बहुत ग्वास के बारे में बता दिया, हाउ इट हैज़ बीन प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल। अब फिर यहाँ पे बताओ हाउ इट इज़ इन एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड डिसीजेस। तो हमें क्या है, हेल्थ या पैटर्न, जीनोम रिप्लेसमेंट, सॉरी जीनोम की जो है मैपिंग, फिजिकल मैपिंग, इस सब में कहीं ना कहीं हेल्प रहेगी। तो हमको ये मार्क कर सकते हैं डिजीज़ के जो भी जीन्स इन्वॉल्व है। फिर हेल्थ और इसके बारे में कहीं ना कहीं बेटर हमारा हो सकता है, इस तरीके से लिखा हुआ है मैंने। देन एग्जामिन द यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन रिमेन्स इन फॉरेंसिक एनालिसिस, डिस्कस द फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन टेक्निक। एग्जामिन द यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन रिमेन्स। अब ह्यूमन रिमेन्स जो है इन फॉरेंसिक, तो ह्यूमन रिमेन्स के आपको देखने को अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ह्यूमन रिमेन्स के अंदर बोन्स आ जाते हैं, और फिर उसके साथ में ह्यूमन रिमेन्स के अंदर बोन्स आ जाते हैं, ब्लड आ जाता है, और भी दूसरी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ह्यूमन रिमेन्स और फॉरेंसिक एनालिसिस किस तरीके से उसका यूज़ हो रहा है वो तो एग्जामिन कर दिया था। डिस्कस द फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन टेक्निक। अब ये फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन टेक्निक जो थी, ऐसा कहीं ना कहीं फ्लो चार्ट में बना के ऐसा बता दिया, फिर यहाँ पे एक फिगर भी बना दिया था, तो बस बाकी कंक्लूड हो गया। तो 24 मिनट थे, ज़्यादा तो था नहीं मेरे पास में, तो जैसा हो पाया वैसा कोशिश मेरी तरफ से रही थी। तो ये है भाई एंथ्रो पेपर 1 का एनालिसिस, ठीक है। पेपर आजकल बहुत ही खतरनाक होने लग गया है, जितने भी ये पुराने सब्जेक्ट है, सोशियो, उसका ऊपर एंथ्रो और PSIR, ये तीनों की तीनों जो है पहले क्या हमेशा, आज भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इन्हीं को ऑप्ट करते हैं, नंबर 1 पे तो एंथ्रो है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है डिफ़िकल्टी लेवल, ये इसके अंदर डायनामिक नेचर और जो है क्वेश्चंस को इंटरलिंकेजेस ये सब करते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, क्वेश्चंस जो है डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं, क्वेश्चन समझना फिर उसका एनालिसिस करना, इट हैज़ बीन बिकमिंग डिफ़िकल्ट। जो ट्रेडिशनल पैटर्न था वो अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एंथ्रो वाला जो है सोशियो, मेनली एंथ्रो की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। हर साल ऐसा हो रहा है, इस बार तो ग्राउंड ब्रेकिंग उन्होंने चीज़ क्रिएट कर दी, ठीक है। ये हो गई ऑप्शनल की बात, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो है मेंस का जो बैच है 2026 की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 27 की, तो मेंस स्पेसिफिक ये मैं बैच अभी लॉन्च करने का प्लान कर रहा हूँ। दैट इज़ इन 3 मंथ का रहेगा, अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। तो उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लेंगे, सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। GS1 के अंदर वी विल कवर सोसाइटी, GS2 के अंदर वी विल कवर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, GS3 के अंदर वी विल कवर IS इंटरनल सिक्योरिटी, वी विल कवर एनवायरनमेंट एंड वी विल कवर एग्रीकल्चर। ये तीनों 50-50-50 के हैं, ये 50 का हो गया, ये 50 का हो गया, ये 75 to 90 मार्क्स का हो गया। एंड देन इन GS4 वी विल कवर द होल एथिक्स सब्जेक्ट, सेक्शन A, B और सेक्शन B। सेक्शन A के अंदर आपको कोर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सेक्शन B के अंदर केस स्टडीज़ देखने को मिलती है। ये 130 का आता है, ये 120 का आता है, ओवरऑल 250। तो इतना जो है, ये जो मिसिंग एलिमेंट होते हैं आपकी प्रिपरेशन में, वो मैं कराने के यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका किसी का मन है तो बिल्कुल यू मस्ट हैव टू ज्वाइन, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को इंटरलिंक करते हुए मैं पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे आपको डायनेमिक पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ को मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा, एग्जांपल्स की आपके पास में जीवन में फिर कमी नहीं रहेगी, ठीक है। GS1, GS2, GS3, GS4 इस तरीके से प्लानिंग चल रही है, ठीक है। आप
जो है माइंड्स ऑफ यूपीएससी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और आपकी भी कोई डिमांड है तो आप बता सकते हो, कमेंट कर दीजिए, या तो फिर कहीं ना कहीं मैसेज टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर मेंस बैच और दिस इज़ ऑल अबाउट एंथ्रो का पेपर 1 का डिस्कशन। ठीक है, बताओ आपका कैसा हुआ। अगर आपने पेपर करा है तो बताओ क्या हाल है, क्या स्थिति है, किस तरीके से पेपर हुआ है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है।